हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी आर्विनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ऐसा एग्जाम में नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो एग्जाम में आता है, सब कुछ आता है, लेकिन बस इसकी लैंग्वेज में, भाषा में थोड़ा परिवर्तन रहता है। तो मैं आपको भाषा के बारे में भी सब कुछ बताऊंगा। एक वीडियो मैं स्पेशल बनाऊंगा, उसमें सभी टूलों और ऑपरेशंस के बारे में जानकारी जो है वो निम्मी पैटर्न भाषा पे आधारित होगी। बाकी मैं क्वेश्चन में भी क्लियर करता चलूंगा कि कौन सी टूल का और कौन से ऑपरेशन को निम्मी पैटर्न की भाषा में हम क्या कहें। और दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको बाद में तैयारी के लिए। और ये सिर्फ यूपी आर्विनल नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, धातु का वह गुण क्या होता है जिसके कारण उसे बार बार ऐंठने व मरोड़ने पर भी वह नहीं टूटती है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसको कहते हैं टफनेस। टफनेस धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उसे ऐंठने व मरोड़ने पर भी वह नहीं टूटती है। वही उसकी चीमड़ता यानी चीमड़पन को ही टफनेस कहते हैं। सोना, तांबा, टंगस्टन ये सभी हमारी चीमड़ धातुएं हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। चीमड़ता है या टफनेस है, बात तय की है। हार्डनेस के बारे में जाना, वह गुण होता है जिसके कारण वह दूसरों पर स्क्रैच डाल देता है और स्वयं को खरोच नहीं लगने देता, यानी जो हार्ड मेटल होता है वो सॉफ्ट मेटल को काट देता है। ब्रिटलनेस धातु का वह गुण होता है जिसके कारण उस पर चोट मारने से वह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, यानी टूट जाता है। तो दोस्तों, जो मेलेबिलिटी होता है इसको हम आघात वर्धनीयता भी कहते हैं। और इस गुण के कारण हम इस धातु को रोलिंग व हैमरिंग के द्वारा पतली चादरों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि हम इसको पीटते हैं तो ये पतला हो जाता है और ये टूटता नहीं है। यही इसका गुण जो होता है आघात वर्धनीयता कहलाता है, यानी मेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा जो मेलेबल धातु होती है वो सोना होती है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, ये एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग होती है, जिसका जहां घर्षण अधिक हो या फिर जहां पे अधिक स्पीड में काम करना हो वहां पे एंटी फ्रिक्शनल घर्षण विरोधी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारी दो बेयरिंग होती हैं, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। ये हमारी एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग होती हैं। इनका प्रयोग अधिक स्पीड और अधिक घर्षण के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किस धातु का प्रयोग टूल्स बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो हमारा टूल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। जनरली जो हमारा प्रयोग किया जाता है वो हाई कार्बन स्टील होता है। बाकी टंगस्टन कार्बाइड के भी बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के भी बनाए जाते हैं, वो कार्य के हिसाब से कि कहाँ पे कौन सा प्रयोग होना है। लेकिन इन सभी ऑप्शन में हमारा हाई कार्बन स्टील इज अवर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारण बेबल प्रोटेक्टर की अल्पतम माप कितनी होती है। तो अल्पतम माप का मतलब यहाँ पे लिस्ट काउंट से है। दोस्तों, मैंने इसी वजह ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चालू कर दिया जो एग्जाम में जिस तरीके से पूछता है यूपी आरवेनल। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 डिग्री। अब आप सोचेंगे कि हमने तो वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का 5 मिनट पढ़ा है और आप 1 डिग्री बता रहे हैं। तो दोस्तों, उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर वर्नियर लगा है तो वो 5 मिनट है, और अगर साधारण बेबल प्रोटेक्टर है तो उसका जो 1 डिग्री है, यानी वर्नियर स्केल 1 डिग्री को 12 भागों में डिवाइड कर देता है, तब वो 5 मिनट में बन जाता है। और साधारण बेबल प्रोटेक्टर और वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग जो किया जाता है वह कोण को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जॉब को क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों तलों में झुकाने के लिए निम्न में से किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यूनिवर्सल वाइस। तो यूनिवर्सल वाइस के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यूनिवर्सल वाइस जो होती है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज और ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकल, यानी कि दाएं बाएं ये क्षैतिज हो गया, ऊपर नीचे ये हमारा ऊर्ध्व हो गया, यानी कि वर्टिकल हो गया। दोस्तों, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ चलती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाई मेकर होते हैं, जो डाई बनाते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ कॉम्बिनेशन वाइज दिया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। कॉम्बिनेशन वाइज जो होते हैं वो घूर्णी वाइज और प्लस क्विक रिलीज बेंच वाइस होती है, उसका कॉम्बिनेशन होता है, यानी दो बेंच वाइस के इसमें गुण होते हैं। घूर्णी मतलब घूमने वाली बेंच वाइस, रोटेशनल बेंच वाइस है, वो घूम भी सकती है। और क्विक रिलीज मतलब वो तुरंत खुलती है। क्विक रिलीज और घूर्णी इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को कॉम्बिनेशन बेंच वाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं। तो दो हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकतर कटिंग टूल भी होते हैं वो हमारे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, और स्क्रू ड्राइवर भी हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेती का चपटा भाग जिसमें दांते कटे होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है फेस। दोस्तों, लेकिन फेस अगर कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा है तो इसको फलक भी कहते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिए। फलक भाग, चपटा भाग
या फिर फेस, ये तीनों एक ही हैं और एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग भाषा दे देता है। और दोस्तों एक चीज और जान लेते हैं, जो फेस होता है उस पर दांतें कटे होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसमें सिंगल कट टीथ कटे होते हैं और डबल कट कटे होते हैं। सिंगल कट दांतें कटे होते हैं उसका कोण होता है 60 डिग्री, और जो डबल कट दांतें कटे होते हैं उसका कोण होता है 70 डिग्री। तो सिंगल कट 60 डिग्री और डबल कट 70 डिग्री दांते कटे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे स्थानों पर जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती कौन सी ड्रिल मशीन ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रैचेट ड्रिल मशीन। दोस्तों हो सकता है आपने इसके बारे में ना सुना हो, जैसे रेलवे की पटरी वगैरह में काम करते हैं या बहुत सी जगह काम करते हैं जहां पे हम बिजली की उपलब्धता नहीं है, तो वहां पे रैचेट ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है और इस मशीन के लिए किसी भी प्रकार की कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? तो दोस्तों ये जो बास्टर्ड फाइल है ये हमारी धातु को बहुत तेजी से काटती है, ये एक रफ फाइल की तरह होती है। जहां फिनिश सतह नहीं चाहिए और धातु को अधिक शीघ्रता से या तेजी से काटना हो, वहां पे हमेशा बास्टर्ड फाइल का प्रयोग किया जाता है। और स्मूथ फाइल का, जहां पे धातु बहुत कम काटना हो और फिनिश सतह यानी स्मूथ सतह हमको चाहिए, वहां पे हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं, ये बात। और कर्व सतहों के लिए जहां हमें कर्व बनाना हो वहां कर्व कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, तंग जगहों पर जहां स्क्रू के हेड के ऊपर स्थान न हो पर कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा होता है ऑफसेट, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर हमारा इस शेप का बना होता है। तो ये इतना आसानी से वहां पे फिट हो जाता है क्योंकि केवल इसके ये हेड वाला भाग जो देख रहे हैं केवल इसको जगह चाहिए और इसकी जो सैंक है इसको जगह जरूरत वहां पे नहीं होती, और उसको हम बहुत ही आसानी से इस हेड को वहां पे लगा के उसको बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आया है मेटल से और इसमें मेटल का कंपोजिशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, गन मेटल में कॉपर का कितना प्रतिशत होता है? क्वेश्चन लगभग लगभग सभी लोगों को पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो 88%। लेकिन इसमें और भी चीजें इसमें घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसमें कॉपर कितना होता है, तो इसमें जिंक कितना होता है, इसमें टिन कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 88, 10 और 2 का होता है। कॉपर, टिन, जिंक, यानी 10% टिन होता है और 2% इसमें जिंक होता है। तो इन दोनों को भी आप रखिए, कॉपर, टिन, जिंक, 88, 10, 2। ठीक, सामान्यतः मशीनों के बेड किस धातु के बनाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो कास्ट आयरन। मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, कास्ट आयरन जो होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, यानी दबाव, कंपन, ये सब सहन करने की उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है। आप देखते हैं मशीनों में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है तो वो उसको झटकों को सहन कर लेता है और वो बहुत लंबे समय तक कार्य करता है। इसलिए अधिकतर मशीनों के जो बेड होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं और कास्ट आयरन को हम हिंदी में ढलवा लोहा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करने के लिए किस प्रकार के स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वर्नियर हाइट गेज आप सभी ने देखा होगा, उसमें ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है वो हमारा इस तरह से बना होता है, इस तरह से हमारा ऑफसेट स्क्राइबर उसमें लगा होता है। ठीक है दोस्तों, वर्नियर हाइट गेज के बारे में दो तीन चीजें जान लेते हैं। वर्नियर हाइट गेज का साइज उसकी बीम की ऊंचाई से दिया जाता है। वर्नियर हाइट गेज डिफरेंस बिटवीन टू स्केल के सिद्धांत पे काम करता है, यानी दो स्केलों के बीच में अंतर। और वर्नियर हाइट गेज की जो लीस्ट काउंट होती है, अल्पतम माप होती है, वो होती है 0.02 mm। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? तो दोस्तों आपने माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा होगा, वर्नियर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसमें वर्नियर भी है और माइक्रोमीटर भी है। तो दोस्तों जो वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट होती है वो 0.001 mm। अगर मान लीजिए लिस्ट काउंट mm में ना दिया हो, माइक्रोन में दिया हो, तो हमारा एक माइक्रोन यानी 0.001 mm के वैल्यू होता है वो एक माइक्रोन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, वर्नियर जो होता है साधारण माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट को 10 गुना बढ़ा देता है। जो नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm और इसमें वर्नियर स्केल जब लग जाता है तो वो उसकी लिस्ट काउंट को 10 गुना बढ़ा देता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। दोस्तों तो एक चीज मुझे समझ में आ गई है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा नहीं, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो यानी कि कौन सा टूल हमारा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं मापता है? तो दोस्तों हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, नहीं नापता। और हमारा इनसाइड है, आउटसाइड है, जेनी कैलिपर है, इनको हम डायरेक्ट नहीं नापते। इनको हम स्टील रूल से या फिर वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है इनकी ली गई रीडिंग को मापने के लिए। लेकिन वर्नियर कैलिपर अपनी रीडिंग को स्वयं नापता है, किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, यहाँ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कितने डिग्री एंगल कोण होना चाहिए? तो दोस्तों कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए हमारा 60 डिग्री एंगल का कोण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और स्टील वगैरह के लिए 70 डिग्री कोण होता है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट में आपको दिख जाएगा किस मटेरियल के लिए कितना डिग्री कोण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी होल का आंतरिक व्यास गैप ग्रुप चेक करने के लिए कौन से गेज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो गैप यहाँ पे दिया है ये गैप गेज होता है। ये गैप गेज हमारा एक मान लीजिए इसका स्लॉट होता है, तो इस स्लॉट में वो पूरा इस स्लॉट को चेक कर लेता है। तो ये जो गैप गेज होता है, गैप ग्रुप और स्लॉट को चेक करने के लिए किया जाता है। ये फिलर गेज दो मैचिंग पार्टों के बीच के गैप को, स्नैप गेज बाहरी डायमीटर को, और एंगल गेज के द्वारा हम एंगल चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, और गैप गेज के द्वारा ये आंतरिक व्यास ग्रुप या गैप को चेक करते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 18 नंबर। बिल्डिंग शॉप में प्रयोग होने वाले एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को किस रूप में भरा जाता है? तो इसका एक सीधा सा आंसर है एसीटोन, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर होता है उसका रंग जो होता है वो गहरा लाल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें कौन सी थ्रेड इसके रेगुलेटर पे कटी होती है? तो इसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। अब इसमें गैस जो भरने की बात है, जो एसिटिलीन गैस होती है उसको हम हाई प्रेशर पे सिलेंडर पे नहीं भर सकते, तो उसको हमें एसीटोन के रूप में भरना पड़ता है, और एसीटोन बाद में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और एसिटिलीन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, और एसिटिलीन का सिलेंडर हमेशा खड़ी अवस्था में रखा जाता है, कभी भी उसको लेटा हुआ नहीं रखा जाता। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या है? ऑप्शन ए, ग्रेन साइज का अधिक फाइन होना, ये भी हमारा कारण है। और ऑप्शन बी, व्हील का हार्ड होना, ये भी हमारा जो कारण है वो है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए और बी, यानी कि ये दोनों कारण है। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा था कि ग्लेजिंग का कारण क्या है, तो ग्लेजिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जब दोस्तों एब्रेसिव कण है वो बॉन्ड की अपेक्षा पहले घिस जाते हैं, यानी एब्रेसिव घिस जाते हैं और बॉन्ड बना रहता है, यानी बील हमारा सुरक्षित रहता है, और उसके काटने वाले एब्रेसिव ही किसी धातु को काटते हैं, और वो पहले ही घिस जाते हैं, और घिसने के बाद वो शीशे की तरह चमकने लगते हैं। यानी ग्राइंडिंग व्हील हमारा चमकने लगता है, एकदम देखेंगे उसमें निशान टाइप के पड़ जाएंगे, घिसावट टाइप के, तो वो होती है ग्लेजिंग। और ग्लेजिंग को दूर करने के लिए ड्रेसिंग की जाती है, और ड्रेसिंग के द्वारा हम किस ड्रेसर टूल की मदद से हम नए एब्रेसिव कण को फिर से उभार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल कट फाइल के फेस पर दांत किस कोण में कटे होते हैं? तो मैंने जस्ट अभी पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि ये सिंगल कट में 60 डिग्री और डबल कट में 70 डिग्री पर कोण कटे होते हैं, और फेस को फलक भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, या चपटा हुआ भाग भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रेजोनाइट बॉन्ड के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? रेजोनाइट बॉन्ड के लिए हमारा बी चिन्ह प्रयोग किया जाता है। यहाँ आर दिख रहा है तो आपको लगेगा आर, लेकिन आर हमेशा रबड़ वाले के लिए यूज किया जाता है, और विट्रीफाइड वी के लिए, ई सेलाप बॉन्ड होता है उसके लिए। दोस्तों बॉन्ड जो आपको बताया, एब्रेसिव को बांधने के लिए यानी जोड़ने के लिए जो क्ले मिट्टी का प्रयोग किया जाता है उसी को ही हम बॉन्ड कहते हैं, और हमारा सामान्यतः जो सबसे अधिक बॉन्ड प्रयोग होता है वो विट्रीफाइड बॉन्ड प्रयोग होता है, ये भी क्वेश्चन में आता है। और दोस्तों जब यहाँ क्वेश्चन रेजोनाइट बॉन्ड के बारे में पूछा तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेजोनाइट बॉन्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो कास्टिंग पार्ट यानी ढलाई किए हुए पार्टों की ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कास्टिंग पार्टों के लिए, ढलाई पार्टों के लिए अधिकतर हमारा रेजोनाइट बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है और किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कोई भी रफ फाइल हो, बास्टर्ड फाइल हो, वो भी रफ फाइल की श्रेणी में ही आती है। तो दोस्तों रफ फाइल होती है वो बहुत तेजी से धातु काटती है, शीघ्रता से धातु को काटने के लिए हमारी रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। और लकड़ी को काटने के लिए रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्मूथ करने के लिए स्मूथ फाइल, फिनिश फाइल का प्रयोग किया जाता है।
ये ऑप्शन गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। फाइल से क्वेश्चन आया तो हम फाइल के बारे में जान लेते हैं। फाइल हमारी हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो परिणाम क्या होता है? क्लियरेंस एंगल को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कटिंग एज जो है कमजोर हो जाएगी। उसका कारण ये है कि ड्रिल होता है, अगर हम उसका क्लियरेंस एंगल बढ़ा देंगे, जो उसका मटेरियल है वो अधिक काटना पड़ेगा, और जब अधिक मटेरियल आप काट देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, यानी वो हमारा पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो उसकी जो कटिंग एज है वो भी पतली हो जाएगी। तो कटिंग एज पतली हो जाएगी तो वो कटिंग एज बहुत ही कमजोर हो जाएगी, उसके द्वारा हम सही ड्रिलिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्लियरेंस एंगल बढ़ाने पर हमेशा कटिंग एज जो होता है वो कमजोर हो जाता है। नंबर 24, ब्रेजिंग प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ब्रेजिंग जो हमारा होता है 450 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों 450 सेंटीग्रेड से कम तापमान पर हमारी सॉफ्ट सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, सॉफ्ट सोल्डरिंग 450 से कम, 450 से अधिक ब्रेजिंग, ये चीज आप ध्यान रखिए। और ब्रेजिंग में हमारा स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है, जोड़ने वाले धातु के फिलर मेटल के रूप में स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग लैप पर एब्रेसिव लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इस विधि को हम चार्जिंग कहते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं, लैपिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसको हम लैप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कई प्रकार के होते हैं। तो हमारी जो स्क्वायर प्लेट होती है उसमें कई ग्रुप कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं। उन खांचों में जब एब्रेसिव भर जाता है और उसके द्वारा हम लैपिंग करते हैं, उस ग्रुप में खांचों में एब्रेसिव का भरना ही चार्जिंग कहलाता है। यानी एब्रेसिव में भर जाता है और फिर मटेरियल को उसमें फिनिश किया जाता है, मटेरियल को उसके ऊपर रगड़ के फिनिश किया जाता है। जब एब्रेसिव उन ग्रुप्स में भर जाता है उसके बाद फिर हम आसानी से किसी भी जॉब पर लैपिंग करते हैं। आज का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन हमारा है, सबसे परिशुद्ध समतल प्लेट होती है। जो समतल प्लेट होती है दोस्तों उसी को ही सरफेस प्लेट कहते हैं, इसी वजह से मैंने दोनों नाम दे रखे हैं। इसमें A, B, C, D जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखिए कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। फिर इसका मैं आपको अगले पार्ट में सही उत्तर बताऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आईटीआई से नौकरी चैनल आपके लिए हमेशा यूपीआर विनल या कोई भी एग्जाम जो टेक्निकल होगा उसके लिए अच्छे प्रैक्टिस सेट और हमारे जो वीडियो हैं क्लास वीडियो वो भी आते रहेंगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।